Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we are going to discuss about ELSS Mutual Fund. In this video we will cover what is ELSS Mutual Fund, who should invest in ELSS Mutual Fund, what should be the investment tenure in investing in these mutual funds, how the ELSS Mutual Fund considered to be a best tax saving investment instrument. I will do the detailed comparison of my top 3 ELSS Mutual Fund, and at the end I will also tell you about who is the winner among these top 3 mutual funds. So please watch this video till the end. Let's start. First of all, what is ELSS Mutual Fund? ELSS Mutual Fund क्या है? That is Equity Link Saving Scheme. एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो उसके साथ टैक्स बेनिफिट आता है. अगर वो टैक्स बेनिफिट आ रहा है लेकिन उसके साथ साथ आपको 3 इयर्स का यहाँ पर लॉक इन भी होता है. सो ELSS म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो आपको इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 80% का एलोकेशन होना चाहिए. ये एक तरह का पहले वाला जो मल्टी कैप होता था वो उस तरह से एक्ट करता है कि फंड मैनेजर के पास एक इंडिपेंडेंसी है कि वो कोई भी स्टॉक्स चूज कर सकता है, वेदर इट इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, डिपेंडिंग अपॉन उनका जो कंपनीज हैं उनके वैल्यूएशंस कैसे हैं, तो वो कोई भी स्टॉक्स वहाँ पर पिक कर सकता है. बट रिसेंटली सेबी का जो सर्कुलर आया है इन मल्टी कैप्स जिसमें आपको 25% लार्ज कैप में रखना होता है, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में. बट यहाँ पर क्या है कि आप फंड मैनेजर के पास इंडिपेंडेंसी है कि आप कोई भी स्टॉक्स चूज कर सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कैपिंग लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कोई भी सीलिंग इंस्ट्रक्शन नहीं यहाँ पर नहीं है. सो जैसा मैंने बताया कि ये पहले वाला जो मल्टी कैप होता था उस तरह से एक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर स्मॉल कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा, लार्ज कैप भी होगा. इसलिए मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो मिनिमम टेन्योर रखा है वो 7 ईयर्स रखा है. और यहाँ पर जो इन्वेस्टर का जो प्रोफाइल होना चाहिए वो मॉडरेटली हाई टेकिंग रिस्क वाला इन्वेस्टर ही यहाँ पर इन्वेस्ट करे, क्योंकि यहाँ पर कुछ एलोकेशंस आपके स्मॉल कैप्स में भी होते हैं. और यहाँ पे मैं जो भी म्यूचुअल फंड कंसिडर करूँगा वो डायरेक्ट प्लान करूँगा. डायरेक्ट प्लान इसलिए क्योंकि डायरेक्ट प्लान इज़ मच चीपर देन योर रेगुलर प्लान, क्योंकि रेगुलर प्लान में आपका कोई भी मिडिल मैनेजमेंट फीस नहीं लगता है. डायरेक्ट प्लान कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स के प्लेटफॉर्म है जैसे लाइक ग्रो है, ज़ीरोधा है, ET मनी है, आप कोई भी म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से सेलेक्ट करके वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. सो पर्सनली मैं यहाँ पर ग्रो प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ जिसमें आप कोई भी म्यूचुअल फंड्स ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपको ग्रो से अकाउंट खोलना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं. सो कमिंग बैक टू इट, दूसरा है कि हम लोग ग्रोथ प्लान कंसिडर करेंगे. ग्रोथ प्लान इसलिए क्योंकि ग्रोथ में कंपाउंडिंग के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू योर डिविडेंड एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान. सो ओवरऑल ELSS म्यूचुअल फंड में उन्हीं को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका 80C के अंदर 1.5 लाख का रिडक्शन आप ले नहीं पा रहे हैं पूरा. बहुत लोग PPF में इन्वेस्ट करते हैं, NPS में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे उसके FDs होते हैं. सो अगर उसका डिडक्शन आप 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं. अगर वो लिमिट आपका ऑलरेडी फुल हो चुका है 1.5 लाख का, सो अननेसेसरी ELSS म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ELSS म्यूचुअल फंड आपका लॉक इन के साथ आता है. अगर इमरजेंसी केस में आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आप निकाल नहीं पाएंगे, विद इन 3 इयर्स का इन्वेस्टमेंट आप नहीं निकाल पाएंगे. सो उन्हीं को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका 1.5 लाख का डिडक्शन पूरा नहीं हो रहा है, वो लोग इसमें यहाँ पर इन्वेस्ट करें. बहुत सारी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है जिनका आपको अगर डिटेल जानना है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें टैक्स सेविंग टिप्स एंड इन्वेस्टमेंट मैं ऑलरेडी इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियोस बनाया हूँ. और कैपिटल गेन्स पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसके में जहाँ पर मैं इंडेक्सेशन को डिस्कस किया हूँ, तरह तरह के कैपिटल गेन्स को वहाँ पर डिस्कशन किया हूँ. तो वहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तीसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड. इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें बहुत सारे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं और ये एक गारंटेड रिटर्न है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से आता है. सो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी वाइजेबल होगा. जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा मैंने NPS से भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, डेट इज़ नेशनल पेंशन स्कीम के ऊपर, जहां पर आपको 1.5 लाख का रिडक्शन तो मिलता ही है, प्लस एडिशनल 50,000 का भी रिडक्शन मिलता है अंडर 80 CCD 1B के सेक्शन के अंदर. सो दीज आर द टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जिसको आपको अगर डिटेल में जानना है तो ये वीडियोज़ आप देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ कम्स माई टॉप 3 पिक ऑफ ELSS म्यूचुअल फंड. Before I announce my top 3 pick, I just want to clarify that this is not a direct investment advice. I have selected these mutual funds after my research and calculation. You can opt any other mutual fund and do your own research and consult your financial advisor before investing. So coming back to it, पहला म्यूचुअल फंड है मेरे ऐसा टैक्स सेवर फंड, दूसरा म्यूचुअल फंड है कैनरा रेबको इक्विटी टैक्स सेवर फंड और तीसरा म्यूचुअल फंड है
एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अब ये 3 म्यूचुअल फंड में से विनर कौन है, हम लोग इसको जानेंगे आफ्टर डिटेल कंपैरिजन के लिए हम लोग एवोल्यूशन मेथोडोलॉजी क्या ऑप्ट कर रहे हैं। पहले हम लोग कंपेयर करेंगे बेसिक पैरामीटर्स पे, दूसरा है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, तीसरा है पास्ट परफॉर्मेंस एंड चौथा है रिस्क पैरामीटर। इनके वेटेज भी मैंने हम लोग ने डिसाइड कर रखे हैं। बेसिक पैरामीटर्स का जो वेटेज होगा 25% होगा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का 10%, पास्ट परफॉर्मेंस का 40% एंड रिस्क पैरामीटर का 25%। जो सबसे अच्छा करेगा उसको रैंक 1 मार्क्स 3 एलोकेट होगा, उससे कम दैट इज रैंक 2 एंड मार्क्स 2 एलोकेट होगा, और जो सबसे खराब होगा वो रैंक 3 एंड मार्क्स 1 एलोकेट होगा। सो ये एवोल्यूशन मेथोडोलॉजी के हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे। लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन इज बेसिक्स पैरामीटर्स कंपैरिजन। बेसिक्स पैरामीटर्स कंपैरिजन में जो पहला फैक्टर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं दैट इज रेटिंग। रेटिंग क्या होता है? क्रिसिल रेटिंग है, जो हर साल कोई भी क्रेडिट एजेंसीज रेटिंग्स प्रोवाइड करती हैं। जैसे इस साल यहाँ पर एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी को 4 स्टार रेट किया गया है, मेरा एसेट को 5 स्टार रेट किया गया है, कैनरा रेबको को 5 स्टार रेट किया गया है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला है। यहाँ पर मेरे एसेट को भी रैंक 1 दिया है और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है, और एक्सिस को यहाँ पर रैंक 2 और मार्क्स 2 एलोकेट हुआ है। ध्यान रहे सिर्फ क्रिसिल रेटिंग्स को देख के अपना म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन ना करें, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको आपको देखने होते हैं। सेकेंड वन इज एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर जो सबसे कम होगा उस म्यूचुअल फंड को हम लोग सबसे अच्छा मानेंगे। यहाँ पर 0.36 का यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला है, मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है, और अकॉर्डिंगली रेस्ट 2 को हम लोग ने यहाँ पर मार्क्स एलोकेट किया है। तीसरा आ जाता है AUM दैट इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब फंड मैनेजर कितना फंड यहाँ पर मैनेज कर रहा है वो आ जाता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में। तो जो सबसे ज़्यादा होगा वो उस म्यूचुअल फंड्स को हम लोग अच्छा कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा है दैट इज एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। अकॉर्डिंगली रेस्ट को यहाँ पर हम लोग ने मार्क्स एलोकेट किया है। चौथा आ जाता है मिनिमम सिप अमाउंट दैट इज ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो सबसे कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का मौका देगा उसको हम लोग सबसे अच्छा कंसिडर करेंगे। यहाँ पर तीनों ही 500 से मौका देते हैं अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से, जो काफ़ी अच्छा है, इसलिए यहाँ पर तीनों को ही रैंक 1 मिला और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। नेक्स्ट कम्स द वैल्यूएशन पैरामीटर दैट इज P/B रेशियो। P/B रेशियो क्या होता है? आपका प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू आपके जो स्टॉक्स होंगे उनके एवरेज लिए गए हैं यहाँ पर, तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो सबसे कम होगा उसको हम लोग उतना अच्छा मानेंगे। तो यहाँ पर मेरे एसेट का जो है वो 2.61 है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। सेकेंड वन इज कैनरा रेबको टैक्स सेवर फंड दैट इज 4.69, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर रैंक 2 और मार्क्स 2 एलोकेट हुआ है। Next is another evaluation parameter that is P/E ratio that is price to earning per shares। ये भी जितना कम होगा हम उसको उतना अच्छा कंसिडर करेंगे क्योंकि उनके ग्रोथ के पोटेंशियल्स काफ़ी अच्छे होंगे इन ए लॉन्गर टर्म। सो यहाँ पे भी आप देखेंगे मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड का 22.90 है जो सबसे अच्छा है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है, और रेस्ट को हम लोग ने अकॉर्डिंगली यहाँ पर मार्क्स एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट इज टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो क्या होता है कि और लास्ट 365 डेज में आपका पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा चर्न हुआ है, कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू मी अगर पोर्टफोलियो आपका बार बार चर्न होता है, बार बार चेंज हो रहा है, तो वो इन्वेस्टिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा नहीं है। अगर आप कोई वैल्यू पिक कर रहे हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप स्टॉक्स पिक कर रहे हैं, अगर लंबे समय के लिए स्टॉक्स अगर में आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो उनके मैक्सिमम चांस है कि आपका रिटर्न काफ़ी अच्छा होगा। अगर बहुत ज़्यादा चर्न हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, एक तरह से आपका लॉन्ग टर्म विजन बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है, इसलिए टर्नओवर रेशियो जितना कम होगा मैं उस म्यूचुअल फंड को सबसे अच्छा रेट करूँगा। तो यहाँ पर जो टर्नओवर रेशियो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का दैट इज़ 19%, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 दिया है और मार्क्स 3 एलोकेट किया गया है। मेरे एसेट का 24% है, रैंक 2 और मार्क्स 2 एलोकेट हुआ है, और कैनरा रेबको का टैक्स सेवर फंड का 89% है। मीन्स लास्ट 365 डेज में 89% इसका पूरा पोर्टफोलियो चेंज हो गया है। सो ऑलमोस्ट इसलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर रैंक 3 दिया और मार्क्स 1 एलोकेट हुआ है। अब हम लोग इसका एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज मार्क्स क्या होगा इज समीशन ऑफ दिस डिवाइड बाई नंबर ऑफ पैरामीटर दैट इज टोटल 7 पैरामीटर्स। तो इनका समीशन करेंगे तो 16 होगा, 16 डिवाइड बाई 7 इज 2.2857। नेक्स्ट अकॉर्डिंगली मेरे एसेट का हम लोग इसका समीशन करके डिवाइड बाई 7 किया है दैट इज 2.714 एंड कैनरा रेबको का आ जा रहा है 1.714। पहले मैंने आपको बताया था कि बेसिक्स पैरामीटर्स कंपैरिजन का जो वेटेज है हम लोग ने 25% डिसाइड किया है। इसका मतलब ये है कि इसका वेटेड एवरेज निकालने के लिए इसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स इसका 25% लेंगे। तो 0.25 से मल्टीप्लाई करने पे इसका जो वेटेड एवरेज स्कोर आ रहा है 0.5714, मेरे एसेट का आ जा रहा है 0.6786 एंड कैनरा रेबको का 0.4286 आ रहा है।
सेकंड वन इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से सारे म्यूचुअल फंड्स को रेट करने की कोशिश करेंगे। पहला आता है नंबर ऑफ स्टॉक्स, टॉप 10 स्टॉक्स में क्या एलोकेशन है, टॉप 5 स्टॉक्स में क्या एलोकेशन है। सो अकॉर्डिंगली जो सबसे अच्छा जो डाइवर्सिफिकेशन लग रहा है दैट इज कैनेडा इबोको का, इसलिए यहाँ पर मैंने रैंक 1 दिया और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है, और अकॉर्डिंगली हम लोगों ने रेस्ट 2 को यहाँ पर मार्क्स एलोकेट किया है। नेक्स्ट इज टॉप 3 सेक्टर्स में क्या एलोकेशन है। सेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे केमिकल एक सेक्टर है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक सेक्टर है, आपका ऑटोमोबाइल एक सेक्टर है। सो तरह तरह के जो सेक्टर्स होते हैं उनमें एक्सपोजर क्या है। अगर आप कोई भी सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेते हैं तो हो सकता है आपके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आ जाएं अगर वो सेक्टर काफ़ी अच्छा जा रहा होगा तो। लेकिन अगर वो सेक्टर में कोई ख़राब न्यूज़ आ गया और वो सेक्टर बीटन डाउन हो गया तो आपके म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाएंगे। सो जितना कम जो एक्सपोजर होगा टॉप 3 सेक्टर्स का, उस म्यूचुअल फंड्स को हम अच्छा मानेंगे। सो यहाँ पर कैनेडा इबोको का 55% है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है, और मेरे एसेट को रैंक 3 यहाँ पर दिया है और मार्क्स 1 एलोकेट हुआ है, और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी को यहाँ पर मार्क्स 2 मिला है और रैंक 2 एलोकेट हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जो एलोकेशन है उसमें डाइवर्सिफिकेशन कैसा दिख रहा है। जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाई दिख रहा है वो है कैनेडा इबोको इक्विटी टैक्सेबल फंड, जिसमें 62% का एलोकेशन लार्ज कैप में है, 30% का एलोकेशन मिड कैप में है, और 5.60% का एलोकेशन आपका स्मॉल कैप में है। जो सबसे खराब जो एलोकेशन है दैट इज एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का, जिसमें 80% का जो एक्सपोजर है सिर्फ लार्ज कैप में ही है, और मिड कैप में 15% है, और स्मॉल कैप में 2.29% है। सो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। एवरेज मार्क्स इज समेशन ऑफ दिस डिवाइड बाई नंबर ऑफ पैरामीटर दैट इज 3, तो मार्क्स आ जाएगा एवरेज मार्क्स इज 1.333। और पहले मैंने आपको बताया था कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का जो वेटेज होगा वो 10% होगा। सो यहाँ पर जो इसको हम लोग 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10% लेने के लिए, तो यहाँ पर जो एवरेज वेटेड स्कोर आएगा वो दैट इज 0.133। मेरे एसेट का आ जाएगा 0.1666 और कैनेडा इबोको का आ जाएगा 0.30। Now comes the favorite part of the investor, that is past performance comparison. रिटर्न कितना मिलेगा। सो हम लोग यहाँ पर जो कंपैरिजन करेंगे, पहले 1 ईयर, देन 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर रिटर्न सिंस लॉन्च। हम लोग ये भी देखेंगे कि वो अपने कैटेगरी एवरेज और अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। टू स्टार्ट विथ 1 ईयर रिटर्न, 1 ईयर रिटर्न के हिसाब से आप देखोगे कैनेडा को आउट परफॉर्म कर रहा है रेस्ट 2 फंड्स को, और वो अपने बेंचमार्क को भी क्लियरली मार्जिन से बीट कर रहा है। बेंचमार्क का जो रिटर्न है दैट इज 9.3 और जो कैटेगरी है इसका रिटर्न है दैट इज 8.43, तो जस्ट डबल रिटर्न निकाल के दे रहा है फॉर ए 1 ईयर रिटर्न दैट इज कैनेडा को, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। अकॉर्डिंगली रेस्ट 2 को हम लोग ने यहाँ पर मार्क्स दिया है। नेक्स्ट कम्स द 3 ईयर रिटर्न। 3 ईयर रिटर्न में आप जो चेक करेंगे, जो सबसे अच्छा रिटर्न निकाल कर दे रहा है दैट इज अगेन कैनेडा इबोको इक्विटी टैक्सेबल फंड, जो 12.11% का जो रिटर्न निकाल के दे रहा है, इसलिए यहाँ पर उसको रैंक 1 मिला और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। और यहाँ तीनों ही म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क और अपने कैटेगरी एवरेज को आराम से बीट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज 5 ईयर रिटर्न्स में। 5 ईयर रिटर्न्स में आप देख रहे हैं मेरे एसेट का यहाँ पर कोई भी रिटर्न यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसने अभी तक 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया है। ऑल्दो मैंने इसको सेलेक्ट किया है, ये म्यूचुअल फंड्स 3 ईयर के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसको चूज़ करने का। सो ये म्यूचुअल फंड्स लास्ट 3 ईयर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए मैंने इस म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पर चूज़ किया है। ऑल्दो यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको रैंक 3 दिया है और मार्क्स 1 एलोकेट किया है। और जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है दैट इज एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड इन टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स, यहाँ पर रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। फॉर 7 ईयर अगेन एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड आउट परफॉर्म कर रहा है रेस्ट 2 फंड्स को, दैट इज 19.77% का यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, रैंक 1 मिला और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। रिटर्न सिंस लॉन्च आप देखेंगे जो सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है दैट इज एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, 18.53% का यहाँ पर रिटर्न निकाल के दे रहा है, यहाँ पर रैंक 1 मिला और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। आप रिटर्न सिंस लॉन्च आप मेरे एसेट का देखेंगे जो ऑल्दो 3 ईयर्स 5 ईयर्स भी उसका नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो रिटर्न दिख रहा है वो काफ़ी अप्रिशिएबल है, दैट इज 18.32% का रिटर्न दे रहा है, यहाँ पर रैंक 2 मिला और मार्क्स 2 एलोकेट हुआ है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर कैनेडा इबोको इक्विटी फंड का मार्क्स हम लोग ने यहाँ पर एलोकेट किया है। अगेन वी विल कैलकुलेट द एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर इज समेशन ऑफ दिस डिवाइड बाई योर नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट इज 5। तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है 11.5 दैट इज 2.20। मेरे एसेट का आ जाएगा 1.60 एंड कैनेडा इबोको का आ जाएगा 2.20। पहले आपको मैंने बताया था कि पास परफॉर्मेंस का जो वेटेज मैं कंसिडर कर रहा हूँ दैट इज 40%। सो इसका हम लोग यहाँ पर 40% लेंगे, इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वेटेड एवरेज स्कोर जो आ जाएगा वो 0.880 आ जाएगा, अगेन 0.64 आ जाएगा और कैनेडा इबोको के लिए 0.88 आ जाएगा।
नेक्स्ट कम्स द रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस एक ऐसा पैरामीटर है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को देखते भी नहीं है। बहुत लोग अपना जो इन्वेस्टिंग करते हैं म्यूचुअल फंड में, वो अपने रिटर्न्स को एम्फसाइज करके इन्वेस्टिंग करते हैं, रिटर्न्स को देख के इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पहले बात ये बात क्लियरिफाई कर दूं, जो बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है वो ऐसा नहीं कि कंटिन्यू कर सकता है वैसा इन्वेस्टमेंट अगर वो अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहा है। सो आपको ये भी देखना है कि अगर वो म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा रिस्क लेके आपको रिटर्न निकाल के दे रहा है तो वो काफ़ी लंबे समय के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इक्विटी में एक तरफा ही रैली कभी नहीं होती। कभी कभी मार्केट में ख़राब न्यूज़ होने के बाद आपको नीचे भी आता है, तो आपका म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा ना गिरे। सो आपका रिस्क एनालिसिस भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो भी हमारा ऑप्टिमाइज़ कर रहा है रिटर्न एंड रिस्क को, वैसे म्यूचुअल फंड्स में हम लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सो जो पहला पैरामीटर आता है रिस्क एनालिसिस में, दैट इज मीन। मीन किसको इंडिकेट करता है? योर एवरेज रिटर्न को। सो ये जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा, वो हम उस म्यूचुअल फंड को उतना अच्छा कंसिडर करेंगे। सो कैनरा रेपो को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दैट इज 11.33% का रिटर्न निकाल के दे रहा है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। और ये तीनों ही म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क और अपने कैटेगरी रिस्क को आराम से बीट कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स द स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन किसको रिप्रेजेंट करता है? कि आपका जो रिटर्न है आपके मीन से कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन को रिप्रेजेंट करता है। सो ये फैक्टर जितना कम होगा हम म्यूचुअल फंड्स को उतना अच्छा कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर एक्सिस लॉन्ग टर्म का 19.38 है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। और कैनरा रेपो का 20.16 है, यहाँ पर मार्क्स 2 मिला है और रैंक 2 एलोकेट हुआ है। और मेरे एसेट को अकॉर्डिंगली यहाँ पर मार्क्स एलोकेट हुआ है। नेक्स्ट कम तो शार्प रेशियो। शार्प रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है? योर रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ योर रिस्क टेकन। सो ये जितना ज़्यादा होगा वो म्यूचुअल फंड को हम लोग उतना अच्छा कंसिडर करेंगे। यहाँ पर जो सबसे अच्छा जो आ रहा है, दैट इज कैनरा रेपो का, दैट इज 0.32, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। अकॉर्डिंगली रेस्ट को यहाँ पर मार्क्स एलोकेट हुआ है। नेक्स्ट कम्स द सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो क्या होता है? योर रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ योर बैड रिस्क टेकन। सो ये भी जितना ज़्यादा होगा वो हम म्यूचुअल फंड को उतना अच्छा कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर कैनरा रेपो का आउट परफॉर्म कर रहा है रेस्ट 2 को, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 मिला और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। नेक्स्ट कम्स द बीटा। बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? वोलेटिलिटी को। जो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होगा वो म्यूचुअल फंड को हम उतना अच्छा कंसिडर नहीं करते हैं, तो जो जितना कम होगा उस म्यूचुअल फंड को हम लोग उतना अच्छा कंसिडर करेंगे। तो सबसे जो अच्छा आ रहा है दैट इज एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो रैंक 1 दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पर मार्क्स 3 एलोकेट हो रहे हैं। जो सबसे खराब है दैट इज मेरा एसेट का, दैट इज 1.01। नेक्स्ट कम्स द अल्फा। अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है? कि आपका जो बेंचमार्क है उसके कंपैरिजन में आपका रिटर्न कितना ज़्यादा आया है, उसको रिप्रेजेंट करता है अल्फा। सो ये भी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा मैं उस म्यूचुअल फंड को उतना अच्छा कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो सबसे जो अच्छा जो अल्फा आ रहा है दैट इज कैनरा रेपो को इक्विटी टैक्स सेवर फंड का, दैट इज 6.06 और मेरे एसेट का 4.86 है, इसलिए यहाँ पर रैंक 2 और मार्क्स 2 एलोकेट हुआ है। और जो सबसे खराब है दैट इज 4.08 ऑफ एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। सो अगेन हम लोग यहाँ पर एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। एवरेज मार्क्स किसका? इसका समीशन डिवाइड बाई 6, जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है 6, तो टोटल आ जाएगा 1.66। मेरे एसेट के लिए 1.66 एंड देन कैनरा रेपो के लिए 2.66। रिस्क एनालिसिस का जो वेटेज हम लोग ने डिसाइड कर रखा था दैट इज 25%। सो यहाँ पर 0.25 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 25% ले लेंगे, तो वेटेड एवरेज स्कोर आ जाएगा 0.4167, इसका भी आ जाएगा 0.4167 एंड कैनरा रेपो का आ जाएगा 0.665। नाउ कम्स हु इज द विनर। हमारे पास सभी फ्रंट पे जो वेटेड एवरेज स्कोर आया है उसके हिसाब से समीशन करने के बाद जो पहले स्थान पे जो टोटल मार्क्स आ रहा है दैट इज 2.275, नेक्स्ट कम्स 2.001, थर्ड वन इज 1.902। सो काफ़ी क्लोज मार्क्स है सभी का। और जो थर्ड स्थान पे जो आ रहा है दैट इज मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड, और जो दूसरे स्थान पे आ रहा है दैट इज एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, और जो पहले स्थान पे आ रहा है दैट इज कैनरा रेपो इक्विटी टैक्स सेवर फंड। But again I am saying this is not a direct investment advice. These mutual funds I have picked after my research and calculation. You may opt for any other mutual fund and do your own research the way I am doing, or you can opt any other method the way you feel like, but do your own research and consult your financial advisor before investing. So अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा please hit like button. Please do share this video with your friends and family so that they can also learn and increase their financial literacy. अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई डाउट है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। प्लीज़ गिव योर फीडबैक्स बिकॉज इट गिव्स मी इमेंस मोटिवेशन टू ब्रिंग सच वीडियोस। अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस अ बेल आइकन so that you get a notification whenever I upload a new videos. So that's all from my side. Thanks for watching. Happy investing.
Thanks for watching. You can subscribe to my channel Profit Learning for more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon for latest financial videos. If you like this video, please hit like button and share this video with your friends and family. Do write in a comment section for feedback, clarification or any suggestion. Happy investing.